नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशन इन हिंदी के इस प्रीमियम एजुकेशनल एनालिसिस में। अक्सर सिविल सेवा परीक्षाओं के मेंस और प्रीलिम्स में एक टॉपिक बार बार घूमकर आता है और वो है ग्लोबल पावर डायनामिक्स। आज हम उसी से जुड़े एक बेहद क्रूशियल टॉपिक को पूरी तरह से डिकोड करने जा रहे हैं। ब्रिक्स और भारत, बहुध्रुवीय विश्व में निर्णायक भूमिका। अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस को रटने के बजाय समझना चाहते हैं तो ये एनालिसिस आपके लिए ही है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं और भारत की इस रणनीतिक भूमिका को गहराई से समझते हैं। आज के हमारे इस सेशन का रोड मैप बहुत ही क्रिस्प रहने वाला है। हम इन 5 कोर एरियाज को कवर करेंगे। सबसे पहले ब्रिक्स का उदय और विकास, फिर वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, उसके बाद डी-डॉलरीकरण और आर्थिक कूटनीति, फिर भारत की रणनीतिक स्वायत्ता और चुनौतियां, और आखिर में सबसे जरूरी एग्जाम फोकस। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले खंड से और देखते हैं कि कैसे ब्रिक्स महज एक आर्थिक कॉन्सेप्ट से उठकर एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल हकीकत बन गया। ब्रिक्स की ये विकास यात्रा सच में काफी दिलचस्प है। जरा सोचिए, 2001 में अर्थशास्त्री जिम ओनील ने बस एक टर्म कॉइन किया था, ब्रिक। उस वक्त किसी ने नहीं सोचा था कि ये इतना बड़ा मंच बन जाएगा। 2006 में विदेश मंत्रियों की बैठक में इसे औपचारिक रूप दिया गया और 2010 में दक्षिण अफ्रीका के जुड़ने से ये फाइनली ब्रिक्स बन गया। लेकिन एस्पिरेंट्स, जो चीज़ एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा रेलेवेंट है वो है 2024 का इसका रीसेंट एक्सपेंशन। मिस्र, इथियोपिया, ईरान और यूएई जैसे देशों का इसमें शामिल होना ब्रिक्स को मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में एक बहुत मजबूत कूटनैतिक और ऊर्जा आधार देता है। अब जरा स्क्रीन पर इस एक नंबर को ध्यान से देखिए, 41%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। आज की तारीख में ब्रिक्स वैश्विक आबादी का 41% कवर करता है और साथ ही ग्लोबल जीडीपी का 24% हिस्सा भी इसके पास है। कहने का मतलब साफ है, ये कोई साधारण ग्रुपिंग नहीं है, बल्कि आज के इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में पश्चिमी देशों के प्रभुत्व के सामने एक बहुत ही तगड़ा और सॉलिड काउंटरवेट बन चुका है। अब आते हैं अपने अगले और बहुत ही प्रासंगिक मुद्दे पर, वैश्विक दक्षिण यानी ग्लोबल साउथ का नेतृत्व। भारत आखिर किस तरह विकासशील देशों की आवाज को मंच दे रहा है? देखिए, 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाला है और इसकी थीम बहुत क्लियर है: लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। इस दौरान भारत का सबसे बड़ा फोकस क्या होगा? भारत उन पुरानी वेस्टर्न संस्थाओं जैसे यूनाइटेड नेशंस और आईएमएफ में रिफॉर्म्स की पुरजोर वकालत करेगा। और हाँ, जो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, जैसे यूपीआई और आधार, भारत उसे पूरी दुनिया तक पहुंचाना चाहता है। इसके अलावा क्लाइमेट जस्टिस और फूड सिक्योरिटी जैसे मुद्दे जो ग्लोबल साउथ को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, भारत उन्हें मेनस्ट्रीम में ला रहा है। अब इस नीति आयोग की रिपोर्ट पर नजर डालिए। ये बिल्कुल स्पष्ट करती है कि हमारी डोमेस्टिक ग्रोथ और फॉरेन पॉलिसी आपस में कैसे जुड़ी हैं। विकसित भारत 2047 का जो हमारा विजन है, उसे हासिल करने के लिए कूटनीति एक अहम टूल है। ऊर्जा, तकनीक और इकोनॉमी को शॉक प्रूफ बनाने के लिए हमें ब्रिक्स जैसे मंचों पर बहुत ही प्रोएक्टिव पार्टनरशिप्स बनानी होंगी। चलिए अब हम उस टॉपिक पे आते हैं जो जीएस पेपर 3 का ऑल टाइम फेवरेट है, डी-डॉलरीकरण और हमारी आर्थिक कूटनीति। आखिर ये डी-डॉलरीकरण है क्या? इसे बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझें तो वैश्विक व्यापार और विदेशी मुद्रा भंडार में अमेरिकी डॉलर की दादागिरी को कम करना। जब देश डॉलर की बजाय अपनी स्थानीय मुद्राओं में, सोने में या फिर एम-ब्रिज जैसे डिजिटल एसेट्स में व्यापार करने लगें तो उसे डी-डॉलरीकरण कहते हैं। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हाल के ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स में हमने देखा है कि कैसे डॉलर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके देशों पर प्रतिबंध लगाए गए। ब्रिक्स अब इसी सिस्टम को बाईपास करने का रास्ता बना रहा है। अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो ये टेबल आपके लिए बिल्कुल गेम चेंजर है। इसे अपने नोट्स में फिक्स कर लीजिए। ब्रिक्स ने जो समानांतर वित्तीय तंत्र बनाए हैं, उनमें सबसे ऊपर है न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन देता है। दूसरा है सीआरए यानी आकस्मिक आरक्षित व्यवस्था, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में मदद करती है, बिल्कुल आईएमएफ की तरह। और तीसरा है ब्रिक्स पे या नई यूनिट करेंसी का कंसेप्ट, जो डॉलर के बिना देशों के बीच सेटलमेंट का एक नया ऑल्टरनेटिव सिस्टम है। अब थोड़ी बात जियोपॉलिटिक्स की और भारत की रणनीतिक स्वायत्ता की करते हैं और साथ ही देखते हैं कि क्या चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हैं। ये स्लाइड भारत की विदेश नीति का मास्टर स्ट्रोक दिखाती है। एक तरफ हमारे पास क्वाड है, जहां हम अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक की समुद्री सुरक्षा और सप्लाई चेन को सिक्योर कर रहे हैं।
वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स है, जहां हम रूस और चीन के साथ बैठकर एक मल्टीपोलर दुनिया और ग्लोबल गवर्नेंस में रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। हम किसी एक गुट के नहीं हैं, हम अपने हितों के साथ अलाइंड हैं। इसी को मल्टी अलाइनमेंट या बहुसंग्रह खंड कहते हैं। लेकिन देखिए, सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। ब्रिक्स के अंदर कई गंभीर चुनौतियां हैं। सबसे बड़ा हाथी तो कमरे में हमारा पड़ोसी चीन ही है। गलवान विवाद और हमारा विशाल व्यापार घाटा इसके उदाहरण है। इसके बाद रूस यूक्रेन युद्ध के जो नतीजे हैं, उन्हें मैनेज करना भी भारत के लिए एक टाइट रोप वॉक है। और जो नया विस्तारित ब्रिक्स बना है, कहीं उसमें चीन अपना प्रभुत्व न जमा ले, इसे बैलेंस करना और सदस्य देशों के बीच विकास के गैप को भरना भारत के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चलिए, अब इस पूरी चर्चा को सीधे आपके एग्जाम से जोड़ते हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल तो वही है। मेंस के लिए ये 3 डायमेंशंस बिल्कुल पक्के कर लीजिए। जीएस पेपर 2 और 3 में ये आपको सीधे देखने को मिल सकते हैं। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था पर डी-डॉलरीकरण का क्या असर होगा, इसका मूल्यांकन करना। दूसरा, क्वाड और ब्रिक्स को बैलेंस करने में भारत की मल्टी अलाइनमेंट स्ट्रैटेजी कैसे काम कर रही है। और तीसरा, ग्लोबल साउथ के लिए ब्रिक्स के विस्तार का क्या महत्व है। आज के हमारे एनालिसिस के पॉइंट्स को आप इन आंसर्स में सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा 2016 के यूपीएससी प्रीलिम्स के इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखिए। इसमें पूछा गया है कि एनडीबी की स्थापना एपेक ने की थी और इसका हेडक्वार्टर शंघाई में है। अगर आपने आज का सेशन ध्यान से सुना है तो आंसर एकदम सामने है। स्टेटमेंट 1 गलत है, क्योंकि एनडीबी ब्रिक्स का इनिशिएटिव है, ना कि एपेक का, लेकिन इसका हेडक्वार्टर शंघाई में ही है। इसलिए सही जवाब होगा विकल्प बी। और ये 2015 का सवाल देखिए, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन किससे संबंधित है। अब आपको पता है कि 2014 के इसी फोर्टालेजा समिट में ही तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जन्म हुआ था। तो इसका सीधा सा जवाब है विकल्प बी, ब्रिक्स। इस तरह के समिट्स और डिक्लेरेशंस अक्सर मैच द फॉलोइंग में पूछ लिए जाते हैं। तो साथियों, अगर हम आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें तो ब्रिक्स आज एक ध्रुवीय से बहुध्रुवीय व्यवस्था में बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक बन चुका है। भारत इसमें एक संतुलनकारी शक्ति है जो साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ा रहा है। हम अब ग्लोबल पॉलिटिक्स में केवल मूक दर्शक नहीं हैं, बल्कि उसके सक्रिय निर्माता हैं। एजुकेशन इन हिंदी के इस एनालिसिस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, जिस पर आप विचार कीजिएगा। क्या ब्रिक्स वास्तव में पश्चिमी वित्तीय आधिपत्य को खत्म कर एक नई विश्व व्यवस्था बना पाएगा, या फिर ये अपने ही आंतरिक भू राजनीतिक विवादों में उलझ कर रह जाएगा? अपना जवाब तैयार रखिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। नमस्कार एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास और एनर्जेटिक एक्सप्लेनर सेशन में। देखिए, आज हम 18 मई 2026 के सबसे क्रूशियल करंट अफेयर्स डिकोड करने वाले हैं। यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, आज का जो मेन फोकस है ना, वो है भारतीय न्यायपालिका यानी हमारी जुडिशरी से जुड़ा एक बहुत ही हिस्टोरिक अपडेट। तो बस फोकस बनाए रखिए और चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। फटाफट से आज का रोड मैप देख लेते हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के एक्सपेंशन का डीप डाइव करेंगे। इसका बैकग्राउंड, नियम और जो क्रिटिसिज्म हो रहा है उसे समझेंगे। उसके बाद एक रैपिड फायर राउंड होगा जिसमें हम एनवायरनमेंट, साइंस, इकोनॉमी और कुछ मिसलेनियस करंट अफेयर्स कवर करेंगे। और हाँ, लास्ट में हमेशा की तरह आपके लिए कुछ प्रोबेबल क्वेश्चंस भी हैं। तो आते हैं हमारे आज के सबसे बड़े और मेजर इशू पर, सुप्रीम कोर्ट का विस्तार। अब स्क्रीन पर ये जो नंबर दिख रहा है ना, 38, इसे अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लीजिए। आगामी प्रीलिम्स के लिए ये एक हाई प्रोबेबिलिटी फैक्ट है। हुआ क्या है कि सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो टोटल सैंक्शन स्ट्रेंथ थी उसे 33 से बढ़ाकर 37 कर दिया गया है। और अगर हम इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी जोड़ दें तो ये टोटल नंबर हो जाता है 38। सीधे सीधे एग्जाम में छपने वाला नंबर है ये। अब थोड़ा इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स क्या कहते हैं इस बारे में। देखिए, स्टैटिक जीके के नजरिए से इस एवोल्यूशन को समझना बहुत जरूरी है। जब 1950 में हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब पता है कितने जज थे? सिर्फ 8। मतलब 1 चीफ जस्टिस और 7 अन्य जज। फिर जैसे जैसे केसेस बढ़े, 1956 में ये नंबर 11 हुआ, 2019 में बढ़कर 34 हुआ और अब 2026 में ये हिस्टोरिक जंप लेकर 38 तक पहुंच गया है। मतलब क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है हमारी जुडिशरी में, है ना? अब आते हैं सबसे ट्रिकी और इंपॉर्टेंट पार्ट पर। ये बदलाव असल में लागू कैसे होता है? नॉर्मली आर्टिकल 124 के तहत संसद में एक प्रॉपर बिल पास करना होता है, लेकिन 16 मई 2026 को जो हुआ वो थोड़ा अलग था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आर्टिकल 123 का इस्तेमाल किया, यानी प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस या अध्यादेश। क्यों? क्योंकि संसद अभी सत्र में नहीं है। पर यहाँ एक कैच है,
जैसे ही संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा उसके 6 हफ्ते के भीतर इसे पास कराना ही होगा, वरना ये लैप्स हो जाएगा। एकदम क्लियर रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को। अब मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचते हैं, आखिर ये एक्सपेंशन किया क्यों गया और इसकी क्या आलोचनाएं हो रही हैं। सीधी सी बात है, सबसे बड़ा रीजन है पेंडिंग केसेस का वो पहाड़ जो कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के आंकड़े हैरान करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 93,617 से भी ज्यादा केसेस पेंडिंग हैं। इसमें से लगभग 72,883 तो सिर्फ सिविल केसेस हैं और करीब 20,734 क्रिमिनल केसेस। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि मुकदमों का कितना भयानक बोझ है कोर्ट पर। इसी बर्डन को कम करने के लिए मुख्य रूप से यह कदम उठाया गया है। लेकिन क्या सिर्फ जजों की संख्या बढ़ा देना ही काफी है? एक्सपर्ट्स ऐसा नहीं मानते। जस्टिस AR लक्ष्मणन की अध्यक्षता वाले 18वें लॉ कमीशन की 229वीं रिपोर्ट याद है? उन्होंने साफ कहा था कि सिर्फ जज बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जरूरत है दिल्ली, चेन्नई, मुंबई और कोलकाता जैसे शहरों में रीजनल कैसेशन बेंच बनाने की। इसके अलावा जो स्पेशल लीव पिटिशन यानी SLP का भारी बोझ है और 2016 से जो नेशनल कोर्ट ऑफ अपील की डिमांड चल रही है, उन सिस्टमैटिक इश्यूज पर तो ये ऑर्डिनेंस कुछ बोलता ही नहीं है। मतलब बीमारी कहीं और है और हम इलाज कहीं और कर रहे हैं। चलिए अब थोड़ा गियर शिफ्ट करते हैं और आते हैं हमारे रैपिड फायर रिवीजन पर। सबसे पहले एनवायरनमेंट और साइंस के हाई यील्ड प्रीलिम्स फैक्ट्स। यहां मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस के लिए एकदम सॉलिड मसाला है, ध्यान से सुनिए। बिहार के कैमूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में लेपर्ड गेको की एक नई प्रजाति मिली है, यूब्लिफेरिस झुमा। नाम किसके ऊपर है? ZSI की पहली महिला डायरेक्टर डॉक्टर धृति बनर्जी, जिन्हें प्यार से झुमा भी बुलाते हैं, उनके नाम पर। दूसरा, केरला के वेस्टर्न घाट में एक दुर्लभ गुलाबी फूल वाला पौधा मिला है, सोनेरेला रक्सबर्गी, जो इंडियन बॉटनी के फादर विलियम रक्सबर्ग के नाम पर है। और तीसरी मजेदार बात, मणिपुर की इम्फाल वैली में साइबेरिया से आने वाला एक माइग्रेटरी बर्ड है, बार्न स्वॉलो, जिसे वहां का खाना और मौसम इतना पसंद आ गया कि वो अब वहीं परमानेंटली सेटल हो गया है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, अर्थव्यवस्था और कुछ मिसेलेनियस अपडेट्स। ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए ये कीवर्ड्स आपकी टिप्स पर होने चाहिए। देखिए, RBI ने अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की साइबर सिक्योरिटी के लिए मिशन सक्षम लॉन्च किया है। इसके बाद PDS या राशन की दुकानों में ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई-रुपया यानी CBDC वॉलेट से eKYC का पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। यूपी वालों के लिए खास खबर, बुंदेलखंड के झांसी में इंटरनेशनल लेवल का पहला ऑर्गेनिक इंक्यूबेशन सेंटर बन रहा है। और इंटरनेशनल न्यूज़ में हमारा पड़ोसी बांग्लादेश रूस की मदद से रूपुर न्यूक्लियर प्लांट स्टार्ट करके दुनिया का 33rd न्यूक्लियर नेशन बन गया है। काफ़ी इंप्रेसिव है ना? चलिए अब कुछ क्विक वन लाइनर्स देख लेते हैं जो सीधे आपके पेपर में छप सकते हैं। 17 मई को वर्ल्ड टेलीकॉम डे था और 2026 की इसकी थीम है डिजिटल लाइफलाइंस, कनेक्टेड दुनिया में लचीलापन मजबूत करना। दूसरी तरफ इंडस वाटर ट्रीटी विवाद में भारत ने बड़ा कदम उठाते हुए हेग के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को पूरी तरह से नल एंड वॉइड यानी अवैध बताकर खारिज कर दिया है। डिफेंस की बात करें तो इंडियन कोस्ट गार्ड में ICGS अचला नाम का नया फास्ट पेट्रोल वेसल शामिल हो गया है। एग्रीकल्चर में अमूल के MD जैन मेहता को SPCDF का पहला चेयरमैन चुन लिया गया है। स्पोर्ट्स में सौरव कोठारी ने कतर में 2026 IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप अपने नाम कर ली है। साइंस में एक प्राउड मोमेंट है, जियोलॉजिस्ट कुलजीत कौर मरहाज कैलकुलेटर टेक्नोलॉजी फेलोशिप पाने वाली पहली इंडियन वुमन बन गई हैं। और इंटरनेशनल इकोनॉमी में USA ने H1B वीजा वालों की मिनिमम सैलरी बढ़ाने का एक बड़ा प्रपोजल रखा है, जबकि IEA की ग्लोबल रिन्यूएबल्स इंफ्रास्ट्रक्चर रिपोर्ट 2026 में कोई गेस कर सकता है? जी हां, चीन ने टॉप किया है। तो चलिए, आज हमने जो भी डिस्कस किया, अब टाइम है उसे टेस्ट करने का। देखते हैं एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। पॉलिटी का एक बहुत ही कंसेप्चुअल सवाल आपके सामने है। जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के तहत ऑर्डिनेंस लाते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था, बिल्कुल सही, आर्टिकल 123। हमेशा याद रखिएगा, आर्टिकल 124 रेगुलर पार्लियामेंट्री प्रोसेस के लिए है, लेकिन इमरजेंसी या इमीडिएट एक्शन के लिए प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस पावर आर्टिकल 123 से आती है। अब एक फैक्चुअल सवाल एनवायरनमेंट से। ZSI ने हाल ही में बिहार के कैमूर सैंक्चुरी में यूब्लिफेरिस झुमा को खोजा है। ये कौन सी प्रजाति है? अगर आपने ध्यान से सुना था तो आपको याद होगा, ये लेपर्ड गेको यानी तेंदुआ छिपकली की एक बिल्कुल नई प्रजाति है।
सेशन वाइंड अप करने से पहले मेंस एग्जाम के लिए एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। सोचिएगा जरूर इस पर। क्या सिर्फ जजों की संख्या बढ़ा देने भर से फास्टर जस्टिस की गारंटी मिल जाती है, या फिर हमारी जुडिशरी में जो सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स पेंडिंग है, असली समाधान वही छुपा है? रीजनल अपीलेट कोर्ट्स, लिस्टिंग सिस्टम में सुधार, इन सब के बिना क्या हम सच में पेंडेंसी कम कर पाएंगे? इस पर विचार कीजिएगा और एक अच्छा सा आंसर ड्राफ्ट करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है आज का ये एक्सप्लेनर सेशन आपकी प्रिपरेशन में बहुत वैल्यू ऐड करेगा। तो बस मेहनत करते रहिए, फोकस बनाए रखिए। जल्द मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। नमस्ते एस्पिरेंट्स, आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसे टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं जिसने भारत की डेमोग्राफिक पॉलिसीज में एक नई डिबेट छेड़ दी है। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की जनसंख्या प्रबंधन नीति 2026 की। देखिए, एक समय था जब देश में हर जगह हम दो हमारे दो की बात होती थी, राइट? लेकिन अब एक राज्य ऐसा है जो बड़े परिवार के लिए बाकायदा कैश इंसेंटिव्स दे रहा है। तो आखिर ये शिफ्ट क्यों आया? एग्जाम्स के नजरिए से इसे समझना बहुत क्रूशल है। चलिए सीधा टॉपिक में डाइव इन करते हैं। आज के इस सेशन में हमारा फ्लो एकदम क्लियर रहेगा। हम देखेंगे कि ये न्यूज़ में क्यों है, इसके पीछे का डेमोग्राफिक क्राइसिस क्या है, पॉलिसी के मेन पॉइंट्स, पंचायत राज एक्ट में हुए बदलाव और सबसे इंपॉर्टेंट इसका इम्पैक्ट और हमारा एग्जाम फोकस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये अचानक सुर्खियों में क्यों आ गया। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए, 30,000 और 40,000। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि राज्य सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर 30,000 और चौथे बच्चे पर 40,000 रुपये का नकद प्रोत्साहन यानी कैश इंसेंटिव देगी। इससे पहले तो दूसरे बच्चे पर भी 25,000 रुपये देने का प्रपोजल था। इमेजिन कीजिए, भारत की पॉलिसी हिस्ट्री में ये एक अनप्रेसिडेंटेड कदम है। स्टेट ऑफिशियली बड़े परिवारों को फाइनेंशियली रिवॉर्ड कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि ऐसी नौबत क्यों आई? आखिर में असली प्रॉब्लम क्या है? इसे समझने के लिए हमें दो डेमोग्राफिक टर्म्स को देखना होगा जो एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है टोटल फर्टिलिटी रेट यानी TFR। सिंपल शब्दों में एक महिला अपने जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, वो TFR है। और दूसरा है रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी, जिसका आइडियल फिगर 2.1 माना जाता है। मतलब अगर किसी जगह की पॉपुलेशन को स्टेबल रखना है, ना कम ना ज्यादा, तो ये 2.1 का आंकड़ा मेंटेन करना ही होगा। अगर TFR इससे नीचे गया तो पॉपुलेशन श्रिंक होने लगेगी। और यही वो अलार्मिंग सिचुएशन है जिससे आंध्र प्रदेश इस वक्त जूझ रहा है। उनका करंट TFR गिरकर सिर्फ 1.5 पर आ गया है। सोचिए, 1993 में ये 3.0 हुआ करता था। ये 2.1 के रिप्लेसमेंट लेवल से बहुत नीचे है। मुख्यमंत्री ने तो साफ वार्निंग दी है कि अगर यही ट्रेंड चला तो 2047 तक राज्य की लगभग 23% आबादी बुजुर्ग हो जाएगी, यानी वर्किंग एज पॉपुलेशन का भारी क्राइसिस। अगर हम टाइमलाइन को देखें तो ये पैराडाइम शिफ्ट एकदम क्लियर दिखता है। 90 के दशक में सबसे बड़ा डर था जनसंख्या विस्फोट या पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तब सारी पॉलिसीज फूड सिक्योरिटी और बेरोजगारी को ध्यान में रखकर बनती थीं। लेकिन आज 2024 में कहानी पलट चुकी है। अब खतरा डेमोग्राफिक डेफिसिट का है, मतलब काम करने वाले हाथ कम हो रहे हैं और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। इसी डेमोग्राफिक डिविडेंड को बचाने के लिए ये नया रास्ता अपनाया जा रहा है। तो इस डेफिसिट से निपटने के लिए सरकार ने क्या सॉल्यूशन निकाला है? यहां एंट्री होती है पोषण शिक्षा सुरक्षा पैकेज की। ये सिर्फ एक बार का कैश अवार्ड नहीं है, बल्कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम है। दूसरे बच्चे पर 25,000 रुपए का कैश, तीसरे बच्चे के लिए पहले 5 साल तक हर महीने 1,000 रुपए और 18 साल की उम्र तक पूरी एजुकेशन फ्री। इसके अलावा वर्किंग पेरेंट्स को सपोर्ट करने के लिए तीसरे बच्चे पर महिलाओं को 12 महीने की मैटरनिटी लीव और पुरुषों को 2 महीने की पैटर्निटी लीव देने का भी प्रपोजल है। इसका एक और बड़ा टारगेट है स्टेट में फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन को 31% से बढ़ाकर 59% तक ले जाना। अब इन फाइनेंशियल बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ लीगल चेंजेस भी बहुत जरूरी थे। देखिए, ये आंध्र प्रदेश गजट का ओरिजिनल एक्सट्रैक्ट है। ये डॉक्यूमेंट क्लियरली बताता है कि कैसे 1994 के आंध्र प्रदेश पंचायत राज एक्ट को उस वक्त की पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने के लिए लाया गया था। लेकिन क्योंकि अब फैमिली साइज सिकुड़ रहा है और TFR लगातार गिर रहा है, तो ये गजट ऑफिशियली एक्सेप्ट करता है कि आज के डेमोग्राफिक रियलिटी के हिसाब से उन पुरानी नीतियों का पुनर्मूल्यांकन करना ही पड़ेगा। और इसी का नतीजा है ये बड़ा फैसला। आंध्र प्रदेश सरकार ने पंचायत राज एक्ट के सेक्शन 19(3) में अमेंडमेंट किया है।
इसका सीधा मतलब ये हुआ कि अब लोकल बॉडी इलेक्शन से 2 चाइल्ड नॉर्म यानी 2 बच्चों वाले नियम को पूरी तरह हटा दिया गया है। तो अब वो लोग भी इलेक्शन लड़ सकेंगे जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे हैं। बेसिकली ये बड़े परिवारों पर जो एक सोशल और पॉलिटिकल प्रेशर था उसे खत्म करने की बड़ी कोशिश है। अब आते हैं इस पूरे इशू के मैक्रो लेवल इम्पैक्ट पर, जो कि हमारे मेंस के लिए बहुत रेलेवेंट है। देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है, लोकसभा परिसीमन या डिलिमिटेशन। साउथ के स्टेट्स को एक जेन्युइन कंसर्न है कि अगर उनकी पॉपुलेशन कम हुई तो पार्लियामेंट में उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन घट सकता है। इकोनॉमी की बात करें तो ग्रोथ के लिए यंग वर्कर्स की कंटिन्यूअस सप्लाई चाहिए ही चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, ये इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा चैलेंज है स्टेट की इकोनॉमी पर पड़ने वाला मैसिव फिस्कल बर्डन। और अगर अचानक बर्थ रेट बढ़ा तो हमारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और चाइल्ड केयर जैसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो ओवरलोड पड़ेगा उसे कैसे मैनेज किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। चलिए अब इन सारी बातों को सीधे अपने सिलेबस से जोड़ते हैं। रिवीजन के लिए इस डिस्ट्रीब्यूशन को दिमाग में रखिएगा। प्रीलिम्स के लिए टीएफआर की डेफिनेशंस, आंध्र प्रदेश के टारगेट्स, पोषण पैकेज के एग्जैक्ट फिगर्स और 1994 के पंचायती राज एक्ट के फैक्ट्स एकदम टिप्स पर होने चाहिए। मेंस में आपसे डेमोग्राफिक डिविडेंड, परिसीमन की डिबेट और विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पर एनालिटिकल सवाल पूछे जा सकते हैं। और इंटरव्यू में वहां आपसे नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच के डेमोग्राफिक डिवाइड पर या फिर कैश देकर सोशल बिहेवियर बदलने के इम्पैक्ट पर एक न्यूट्रल और बैलेंस्ड ओपिनियन मांगा जा सकता है। तो चलिए एक क्विक कॉन्सेप्ट चेक करते हैं। जरा इस एमसीक्यू पर ध्यान दें। आंध्र प्रदेश की इस पॉलिसी के बारे में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ए, इसका गोल टीएफआर को 1.5 से कम करना है। बी, यह लोकल इलेक्शंस में 2 चाइल्ड नॉर्म को एनफोर्स करता है। सी, ये तीसरे बच्चे के लिए 18 साल की उम्र तक फ्री एजुकेशन देता है। या डी, ये 6 महीने की पैटर्निटी लीव ऑफर करता है। बिल्कुल सही आंसर है सी। ए और बी तो पुरानी पॉलिसीज थीं जिन्हें अब हटा दिया गया है और पैटर्निटी लीव 6 महीने नहीं बल्कि 2 महीने की है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए साउथ इंडिया के स्टेट्स में एजिंग पॉपुलेशन के सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पर 250 वर्ड्स का एक आंसर जरूर लिखिएगा। और इंटरव्यू के लिए खुद से ये सवाल पूछिए, क्या पार्लियामेंट में सीटें सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर डिसाइड होनी चाहिए या फिर जिन स्टेट्स ने सक्सेसफुली पॉपुलेशन कंट्रोल किया है उन्हें उसका रिवॉर्ड मिलना चाहिए। फेडरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में ये एक बहुत ही बर्निंग टॉपिक है। आज के एक्सप्लेनर को हम इसी थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करेंगे। सोचिए, क्या होता है जब दशकों की डेमोग्राफिक सक्सेस अचानक से एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पेनल्टी बन जाए? साउथ इंडिया ने पॉपुलेशन कंट्रोल की नेशनल पॉलिसीज को बहुत अच्छे से फॉलो किया और आज उन्हें उसी वजह से परिसीमन में नुकसान और वर्किंग एज पॉपुलेशन की कमी का डर सता रहा है। ये पॉलिसी उसी डर का रिस्पॉन्स है। इस डिबेट पर जरूर विचार कीजिएगा। तो ये था हमारा आज का डीप डाइव। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी ऐसे ही मजबूत रखिए। नमस्कार साथियों, एजुकेशन इन हिंदी के आज के इस बेहद खास और हाई यील्ड विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम आर्ट एंड कल्चर और इंडियन पॉलिटी के 2 सबसे ज्वलंत करंट अफेयर्स टॉपिक्स को एक साथ डिकोड करने वाले हैं। हमारा आज का विषय है विरासत की वापसी और राष्ट्रीय शासन सुधार। ये एक ऐसा शानदार कॉम्बो है जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस चर्चा में गोता लगाते हैं। चलिए जल्दी से आज का सिलेबस ट्रैकर देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे कि आखिर ये मुद्दे चर्चा में क्यों हैं। फिर हम चोल विरासत के ऐतिहासिक महत्व को समझेंगे, सुप्रीम कोर्ट के हालिया न्यायिक सुधारों पर बात करेंगे, एग्जाम के लिए कुछ जरूरी फैक्ट्स देखेंगे और लास्ट में कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं सेक्शन 1 पर। आखिर ये दोनों डेवलपमेंट्स इस वक्त अचानक से खबरों में क्यों हैं? देखिए, मई 2026 में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर 2 बहुत बड़ी घटनाएं एक साथ घटी हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री की नीदरलैंड यात्रा के दौरान भारत को एक बहुत बड़ी कूटनीतिक जीत मिली है। 11वीं सदी के चोल राजवंश के मशहूर ताम्रपत्र आखिरकार भारत को वापस लौटा दिए गए हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे अपने देश में एक बड़ा संवैधानिक अपडेट हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने सुप्रीम कोर्ट अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस 2026 को मंजूरी दे दी है। मतलब एक खबर हमारे गौरवशाली अतीत से जुड़ी है तो दूसरी हमारे वर्तमान न्यायतंत्र को मजबूत करने से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। जीएस पेपर 1 यानी आर्ट एंड कल्चर के नजरिए से इस चोल विरासत की अहमियत को समझते हैं। आप जरा इमेजिन कीजिए, तांबे की 24 भारी भरकम प्लेट्स जिनका कुल वजन करीब 30 किलो है,
इन्हें लीडन प्लेट्स या अनयमंगलम प्लेट्स कहा जाता है। इसमें 21 बड़ी और 3 छोटी प्लेटें शामिल हैं। ये तमिल और संस्कृत दोनों भाषाओं में लिखी गई हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? ये सभी 24 प्लेटें एक कांस की अंगूठी से बंधी हुई हैं, जिस पर सीधे सीधे सम्राट राजेंद्र चोल की शाही मोहर लगी है। ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए बिल्कुल रट लीजिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इन प्लेट्स में ऐसा लिखा क्या है। दरअसल ये पट्टिकाएं सम्राट राजराज चोल प्रथम द्वारा नागापट्टिनम में एक बौद्ध मठ को दिए गए ग्रांट या अनुदान का पूरा ब्यौरा देती हैं। इस मठ को चूड़ामणि विहार कहा जाता था। बाद में उनके बेटे राजेंद्र चोल प्रथम ने इसे फॉर्मल तरीके से प्लेट्स पर उकेरा। ये सिर्फ एक जमीन का दान नहीं था, बल्कि ये प्राचीन भारत की नेवल पावर और साउथ ईस्ट एशिया, खास तौर पर श्री विजय साम्राज्य के साथ हमारे कूटनीतिक रिश्तों का एक बहुत बड़ा सबूत है। और इतने सालों बाद इन प्लेट्स का वापस आना भारत की कल्चरल हेरिटेज पॉलिसी की एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक जीत है। अगर इस पूरे वाकये की टाइमलाइन देखें ना, तो ये किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 11वीं सदी में चोल सम्राटों ने इन्हें बनवाया। फिर 18वीं सदी में जब नागपट्टिनम पर डच लोगों का कंट्रोल था, तो फ्लोरेंटियस कैंपर नाम का एक डच मिशनरी इन्हें उठाकर नीदरलैंड ले गया। 1862 में ये वहां की लीडन यूनिवर्सिटी के एशियन कलेक्शन का हिस्सा बन गई। और अब फाइनली 2026 में पीएम मोदी और डच पीएम रॉब जुटेन की मीटिंग के दौरान इन्हें वापस भारत को सौंप दिया गया है। ये पूरा सफर वाकई में अविश्वसनीय है। चलिए, अब इतिहास के पन्नों से निकलकर वर्तमान में आते हैं। सेक्शन 3 जीएस पेपर 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिफॉर्म्स। जरा अपनी स्क्रीन पर इस नंबर पर गौर कीजिए, 92,823। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 30 अप्रैल 2026 तक भारत के सुप्रीम कोर्ट में इतने मामले पेंडिंग हैं। ये नंबर अपने आप में वो सबसे बड़ा कारण है जिसने सरकार को ये बड़ा जुडिशियल रिफॉर्म करने पर मजबूर किया। न्याय में देरी को रोकने के लिए कुछ तो बड़ा करना ही था। तो बदलाव क्या हुआ है? एग्जाम के लिए इसका मैथ्स एकदम क्लियर होना चाहिए। 2026 के इस ऑर्डिनेंस से पहले चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में 33 जजों के पद थे। अब इस अध्यादेश के बाद ये बढ़कर 37 हो गए हैं। मतलब अगर हम चीफ जस्टिस को भी जोड़ लें तो सुप्रीम कोर्ट की टोटल कैपेसिटी 34 से बढ़कर 38 हो गई है। सीधा सीधा 4 नए जजों का इजाफा। अब इसके पीछे का कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, आर्टिकल 123 प्रेसिडेंट को ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लाने की पावर देता है। जब संसद नहीं चल रही होती, तब ये ऑर्डिनेंस एक टेम्पररी कानून की तरह काम करता है। वहीं दूसरी तरफ आर्टिकल 124(1) संसद को यह अथॉरिटी देता है कि वो कानून बनाकर सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या तय करे। इसलिए जैसे ही अगला पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, इस ऑर्डिनेंस को एक प्रॉपर बिल के रूप में पास करना ही होगा। अगर हम सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी का इवोल्यूशन देखें तो ये रातों रात नहीं हुआ है। 1950 में जब शुरुआत हुई थी तब सिर्फ 8 जज थे। फिर काम बढ़ा तो 1956 में ये 11 हो गए। इसी तरह बढ़ते बढ़ते 2019 में 34 हुए और अब 2026 में ये 38 तक पहुंच गए हैं। ये बेसिकली बढ़ते मुकदमों के बोझ को संभालने का एक सिस्टमैटिक तरीका है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 की तरफ, इंपॉर्टेंट एग्जाम फैक्ट्स। अब वक्त है उन हाई यील्ड डेटा को लॉक करने का जो एग्जाम में सीधे पूछे जाएंगे। अपनी स्क्रीन पर इस रिवीजन चार्ट को देखिए। आर्ट एंड कल्चर में आपको राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम याद रखने हैं। वहीं पॉलिटी में राष्ट्रपति मुर्मू और सीजेआई। चोल मामले में कीवर्ड्स हैं नागपट्टिनम और लीडन, जबकि पॉलिटी में आर्टिकल्स हैं 123 और 124 क्लॉज 1। इस तरह टेबल बनाकर पढ़ने से एग्जाम हॉल में चीजें बहुत तेजी से रिकॉल होती हैं। अगर आप मेंस और इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो जरा इन डायमेंशंस पे गौर कीजिए। पहला, 2022 की डच रेस्टिट्यूशन पॉलिसी का ग्लोबल डीकोलोनाइजेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या बाकी देश भी अब भारत की कलाकृतियां लौटाएंगे? दूसरा, 93,000 पेंडिंग केसेस के लिए क्या सिर्फ 4 जज बढ़ाना काफी है या हमें पूरे जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को ही बदलना होगा? और तीसरा, अब जो नई वैकेंसीज बनी हैं उन्हें तेजी से भरने के लिए कोलेजियम सिस्टम का रोल कैसा रहने वाला है? इन सवालों पर आपको अपना एक ओपिनियन जरूर तैयार करना चाहिए। सेक्शन 5 पर आते हैं। जो कुछ भी हमने अभी डिस्कस किया है, चलिए उसका एक क्विक टेस्ट हो जाए। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। लीडन प्लेट्स में जिस चूड़ामणि विहार का जिक्र है उसके लिए ओरिजिनल ग्रांट किस चोल शासक ने दिया था? ऑप्शंस हैं ए राजेंद्र चोल प्रथम, बी राजराज चोल प्रथम, सी आदित्य चोल प्रथम या डी परांतक चोल प्रथम। अपना जवाब सोचिए।
इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजराज चोल प्रथम। याद रखिए, राजेंद्र चोल प्रथम ने सिर्फ अपने पिता के इस ग्रांट को तांबे की प्लेट्स पर फॉर्मल तरीके से उकेरा था। ग्रांट ओरिजिनली राजराज प्रथम का ही था। दूसरा सवाल, संसद को किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या तय करने का अधिकार है? ए. आर्टिकल 123, बी. आर्टिकल 124(1), सी. आर्टिकल 143 या डी. आर्टिकल 226? बिल्कुल सही, इसका जवाब है ऑप्शन बी, आर्टिकल 124(1). एग्जाम में गलती से भी आर्टिकल 123 मत टिक कर दीजिएगा, वो प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। चलिए अब आते हैं आज के आखिरी सेक्शन यानी कंक्लूजन पर। तो कुल मिलाकर बात यह है, 11वीं सदी की इस अनमोल चोल विरासत को वापस पाना सिर्फ एक कूटनीतिक जीत नहीं है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट का एक्सपेंशन हमें ये भरोसा दिलाता है कि सिस्टम पेंडेंसी को लेकर सीरियस है। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रही हूँ। जैसे जैसे हम अपने अतीत को वापस ला रहे हैं और वर्तमान में सुधार कर रहे हैं, मुकदमों के इस बैकलॉग को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए हमारे जुडिशियल ढांचे में और कौन से बड़े सिस्टमिक बदलावों की जरूरत है, इस पर जरूर सोचिएगा। आज के इस बेहतरीन सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें।